हालांकि करप्ट पाथ अब सचमुच राघव से हड्डी तक नफरत करने लगा था। इस बार राघव ने उन्हें कई बार करारी शिकस्त दी थी, और वह भी बड़े अपमानजनक ढंग से। एंशिएंट रेसेस और एंशिएंट फैमिली अलायंस को मुआवजा दिया गया था, और इस तरह वे थोड़ी इज्जत वापस पा गए। लेकिन राघव को पूरा यकीन था कि जब भी वो सेंट्रल प्लेन्स पहुंचेगा, वहां हालात इतने शांतिपूर्ण नहीं रहेंगे। जहां तक ब्लडकिल हॉल की बात थी, वो हमेशा से उनके प्रति सतर्क रहा था। उसने सुना था कि जिस सिर को वाजिद ने काटा था, वो एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को भेजा गया था। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट ने बदले में ब्लडकिल हॉल को चेतावनी दी थी, पर उसका नतीजा क्या हुआ कोई नहीं जानता था। सारांश में, राघव अभी ईस्टर्न वेस्टलैंड में शांति का एक दुर्लभ पल जी रहा था, लेकिन सेंट्रल प्लेन्स में पहुंचते ही इस शांति का टूटना निश्चित था। इसके अतिरिक्त सेंट्रल प्लेन्स में अनगिनत प्रतिभाशाली साधक मौजूद थे, और राघव को इस शांति को बनाए रखने की संभावना बहुत कम लग रही थी। समय तेजी से बीत गया, मानो आंख झपकते ही तीसरा दिन आ गया। प्रभा और सरोजनी की अनिच्छुक निगाहों के बीच राघव सबके साथ विशाल आकाशनौका फ्लाइंग बोट पर सवार हो गया। आकाशनौका प्रकाश से जगमगाई और फिर पल भर में एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की दृष्टि से ओझल हो गई। सभी को खोने का एहसास हुआ। वो मुसीबत खड़ा करने वाला आखिरकार चला गया। प्रभा ने आकाशनौका को जाते देखा, लेकिन उसके मन में तनिक भी राहत नहीं थी, बल्कि गहरी उदासी थी। हां, अब वो दूसरों के लिए मुसीबत करेगा। हम मुक्त हो गए। सरोजनी ने हल्की मुस्कान दी, परंतु आंसू उसके चेहरे पर बह निकले। राघव से मिलने के बाद से ही उसने उसे अपने छोटे भाई जैसा माना था। उसने कभी उसे मठाध्यक्ष की दृष्टि से नहीं देखा, और न ही उसने उसे शिष्य समझा। लेकिन अब जब वो सेंट्रल प्लेन्स जैसे छिपे हुए अजगरों और दबे हुए बाघों, प्रतिभाशाली और खतरनाक साधकों की भूमि पर जा रहा था, उसके स्वभाव के कारण शायद वह कभी लौट कर न आ पाए। इसलिए उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंसुओं से भीगी हुई। सरोजनी स्वयं भी नहीं समझ पाई कि उसके मन में राघव के लिए क्या भावना थी। सामान्यतः वो उसके सामने कठोर चेहरा रखती, इस डर से कि यदि उसे ढील दी तो वो अपनी जान को खतरे में डाल देगा। लेकिन अब जब वो उसके भोलेपन भरी मुस्कुराहट को याद करती, तो वही मुस्कान इतनी आत्मीय और सुकून भरी लगती। पर अब वह दूर जा चुका था। बहन, लोगों को बढ़ने के लिए जगह चाहिए होती है। यदि उसे अजगर बनना है, तो उसे आकाश में उड़ान भरनी ही होगी। बहुत उदास मत हो। प्रभा ने सरोजनी के कंधे पर हाथ रखकर कहा। क्या तुम्हें लगता है कि राघव वापस आएगा? सरोजनी ने पूछा। उसे राघव का स्वभाव बहुत भली भांति पता था। अब जब वह सेंट्रल प्लेन्स जा रहा है, तो या तो वह स्वर्ग और पृथ्वी को पलट देगा, या फिर दुखद मृत्यु मरेगा। और सच्चाई यह थी कि दूसरे परिणाम की संभावना कहीं अधिक थी। यह ऐसी बात है जिसे हम नहीं जान सकते। जो हम कर सकते हैं वो है उसे और मुसीबत न देना और उसके लिए प्रार्थना करना। प्रभा ने दूर क्षितिज की ओर देखा और एक गहरी सांस भरी। अब जब राघव चला गया था, उसका मन अति आशंकित था। जब राघव और अन्य लोग आकाशनौका पर चढ़े, तब उन्होंने पाया कि वह अपने भीतर एक अलग ही संसार था। बाहर से जितनी दिखती थी, भीतर वह उससे कहीं विशाल थी। इसके अलावा उस आकाशनौका पर रहते हुए वे बाहर का पूरा नजारा देख सकते थे। भीतर से ये पूरी तरह पारदर्शी थी और गति भी विस्मयकारी थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, एक्सुएंशन दाओ सेक्ट उनकी दृष्टि से मिट गई। ये देखकर हर किसी के मन में उदासी भर उठी। हर किसी के मन में भाव थे। किसी अपने स्थान को छोड़कर अजनबी भूमि की ओर जाने की अनुभूति उत्सुकता और चिंता दोनों से भरी होती है। यहां तक कि राघव ने भी उस विरोधाभासी भावना को महसूस किया। उसका मन करता था कि वो वहीं रुके और अपने शांत जीवन का और आनंद ले, लेकिन उसका मन यह भी चाहता था कि वह सेंट्रल प्लेन्स जाकर अपने मूल की खोज करे। हालांकि वह असल में कोई खोज अभी नहीं कर रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता का मूल निश्चित रूप से चौंकाने वाला था। फिलहाल उसके पास उतनी शक्ति नहीं थी कि उनकी खोज कर सके। अभी यदि वह कोशिश करता तो शायद मारा ही जाता। अपनी उत्पत्ति की गुत्थी को छोड़कर उसकी नसों में उबलता हुआ रक्त भी था।
अन्य महान प्रतिभाओं से प्रतिस्पर्धा करने की प्यास। वह एक बड़े मंच पर कदम रखना चाहता था और अधिक विशाल आकाश देखना चाहता था। तभी अचानक, क्या तुम राघव हो? बाहर आओ। राघव और अन्य लोग अभी बैठे ही थे कि सामने कोई व्यक्ति ठंडे स्वर में गरजा। जो व्यक्ति राघव को बाहर आने को कह रहा था वह एक फाउंडेशन फॉर्जिंग का विशेषज्ञ था। राघव तो पहले से ही जानता था कि ये लोग एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की पिछली पीढ़ी के शिष्य थे। हर 10 वर्ष एक पीढ़ी मानी जाती थी और वे 30-32 साल की उम्र में ही फाउंडेशन फॉर्जिंग विशेषज्ञ बन चुके थे। ये वास्तव में चमत्कारी था। इसके अतिरिक्त उसने देखा कि वे सभी कम से कम रैंक 2 सेलेस्टियल्स थे। उनमें से कुछ तो रैंक 3 सेलेस्टियल्स भी थे। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति सामान्य फाउंडेशन फॉर्जिंग विशेषज्ञों से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे, जितनों का सामना राघव ने अब तक किया था। ईस्टर्न वेस्टलैंड में उनकी इस स्तर की साधना से वे आसानी से अपने स्वयं के संप्रदाय खड़े कर सकते थे, लेकिन सेंट्रल प्लेन्स में वे केवल साधारण शिष्य ही माने जाते थे। जो व्यक्ति सबसे ऊंची आवाज में राघव को पुकार रहा था, उसके लंबे बाल खुले हुए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका एक विशेष स्थान है, क्योंकि बाकी सभी उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। भले ही वो उदासीन सा दिखने का नाटक कर रहा था और सीधे नहीं देख रहा था, लेकिन राघव ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसकी आंखें चोरी छिपे सीमा और नेहा पर टिकी हुई थी। उसके अहंकारी अंदाज को देखकर राघव समझ गया कि ये किस प्रकार का पाखाना छोड़ने वाला है। मुझे तुम पर समय बर्बाद करने की फुर्सत नहीं है, राघव बर्फ सी ठंडी आवाज में बोला। उसकी इस वाणी ने मुख्य संप्रदाय के शिष्यों के भाव बदल दिए, विशेषकर सबसे आगे खड़े उस व्यक्ति का। उसका चेहरा उतर गया और उसकी आभा बढ़ने लगी। राघव, क्या तुम मुख्य संप्रदाय में शामिल नहीं होना चाहते? उसने ठंडी आवाज में कहा। क्या तुम संप्रदाय के प्रमुख पेट्रियार्क हो? राघव ने उपहास किया। लगता तो नहीं। तो जब तुम नहीं हो तो इतना डींग मारना क्यों? यदि वास्तव में तुम्हारा कोई स्थान होता एक्सुएंशन दाओ सेक्ट में, तो तुम इस तरह की बातों के लिए यहां दौड़कर नहीं आते। ऐसा घटिया दिखावा जिसमें कोई कौशल या कला नहीं, वो तो हम बहुत पहले ही खेलना बंद कर चुके हैं। राघव, मैं आदिल तुम्हें द्वंद्व की चुनौती देता हूं। वो व्यक्ति गरज कर बोला। उसने एक विशेष धातु जैसी परंतु धातु नहीं, लकड़ी जैसी परंतु लकड़ी भी नहीं, ऐसी किसी अनोखी सामग्री से बनी हुई पदक, बैज निकाल ली। उस पर XUN अक्षर खुदा हुआ था और पीछे उसका नाम आदिल लिखा था। मैं व्यस्त हूं। राघव ने सिर हिलाया। है, ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के नियमों के अनुसार शिष्यों को आपस में हाथ आजमाने, पॉइंटर्स एक्सचेंज की अनुमति है। तुम्हें या तो स्वीकार करना होगा, वरना संप्रदाय से भाग जाना होगा। एक अन्य वरिष्ठ शिष्य बोला। ओह, ऐसा कोई नियम है? राघव ने भौहें तनी। अब डर लगेगा, डरपोक, एक और शिष्य ने ताना मारा। अब तक चुपचाप बैठे अर्जुन ने सहन नहीं किया और खड़ा हो गया। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, मूर्ख, अगर तुम्हारी ये पोशाकें न होती तो अब तक तुम मर चुके होते। मेरे नेता को उकसाना चाहते हो? शुक्र मानो कि वह चींटियों की चीख पर ध्यान नहीं देता। ये सब शोर शराबा क्या है? एक कठोर आवाज गूंजी। वो वही मध्य आयु व्यक्ति था, एल्डर रंजीत, परंतु उसने अपना स्वरूप नहीं दिखाया। वरिष्ठ एल्डर रंजीत को रिपोर्ट करता हूं। शिष्य ने संप्रदाय के नियमों में रहते हुए ही कार्य किया है। मैंने सीमाएं नहीं लांघी, आदिल ने उत्तर दिया। एल्डर रंजीत की निष्ठुर आवाज गूंजी। सही है, एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के नियमों में शिष्यों को हाथ आजमाने की अनुमति है, किंतु यह केवल एक ही स्तर, रियल्म, के भीतर होता है। यदि तुम अपने स्तर को दबाकर सी एक्सपांशन तक ले आते हो तो जो करना है कर सकते हो। ईस्टर्न वेस्टलैंड से आए शिष्यों, ध्यान रखो कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के अपने नियमन हैं और सबको उनका सम्मान करना होगा। हालांकि कुछ नियम झंझटपूर्ण हैं, पर तुम्हारे पास केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो संप्रदाय छोड़ दो या सहन करो। यदि तुम संप्रदाय छोड़ना भी नहीं चाहते और नियमों के अधीन भी नहीं रहना चाहते तो बहुत सरल है, इतने शक्तिशाली बनो कि पूरे एक्सुएंशन दाओ सेक्ट को ठुकरा सको।
लेकिन यदि तुम्हारे पास वह शक्ति होती तो अब तक तुम्हारा अपना संप्रदाय होता, न कि तुम यहाँ शिष्य बनते। ये बाहरी संप्रदाय वाले शिष्य भी पहले कठोरता से दबाए गए थे, इसलिए उनका आक्रोश अब तुम पर उतर रहा है। ये कष्टकर परंपरा है जिसे तुम बदल नहीं सकते। अच्छा कहने पर कहा जाएगा कि ये नए शिष्यों की धार को कुंद करने के लिए है, ताकि उन्हें नियंत्रित करना आसान रहे। ये इसलिए भी है कि कहीं वे आकाशजनों को न पहचाने और दंभ में भरकर विपत्ति खड़ी न कर दे। साधना के लिए यह अच्छा नहीं होता, लेकिन सच बात यह है कि बहस करने से कुछ नहीं मिलता। नियम तो नियम है और ये मायने नहीं रखता कि तुम्हें पसंद है या नहीं। और बच्चों की तरह मत बर्ताव करो। तुम सब इतने समय से साधना कर रहे हो, तुम्हें जानना चाहिए कि ये दुनिया शक्ति की है। यदि तुम दूसरों पर पाव नहीं रखोगे तो दूसरे तुम्हें कुचल देंगे। यदि तुम अपने शत्रुओं को नहीं मारोगे तो वे तुम्हें मार डालेंगे। मैं किसी को यह शिकायत करते नहीं सुनना चाहता कि यह अन्याय है। यदि किसी ने यह कहने की हिम्मत भी की तो मैं तत्काल उसे बाहर फेंक दूंगा। एल्डर रंजीत के शब्द सुनकर सबके दिल कांप उठे। लगता था कि एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के नियम उनकी सोच से कहीं कठोर थे। अब उन्हें एहसास हुआ कि यह समूह अवश्य ही अपने से ऊपर वाली पीढ़ी के शिष्यों द्वारा शोषित रहा होगा। अब स्थितियां उलट गई थी और वे अपना आक्रोश निकालने आए हैं। आखिर ये था ही क्या? शक्तियों का प्रदर्शन, ताकि नए शिष्य अभिमानी न हो जाए। पहले मीठी चीज देने से पहले उन्हें पीट देना। अभी अभी संप्रदाय में आए शिष्य हतप्रभ और क्रोधित दोनों हो गए। उनमें से अधिकांश रैंक 2 सेलेस्टियल्स थे। आकाश और उसके जैसे कुछ लोग नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने अपने संप्रदाय में ही रहना पसंद किया। वह आना चाहता था, पर उसके संप्रदाय प्रमुख की आयु समाप्ति पर थी। इसलिए गुरु और संप्रदाय के ऋण को चुकाने के लिए उसने ये अवसर त्याग दिया और स्वयं नेता बन गया। किंतु यहां साधारण शिष्य क्रोध से भरे थे, लेकिन वे देखकर विस्मित हुए कि ड्रैगन ब्लड लीजन के चेहरे एकदम शांत थे। यहां तक कि साधारण ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स ने भी जरा सा भाव नहीं दिखाया, मानो ये सब उनके लिए कुछ भी न था। क्या तुमने एल्डर रंजीत को स्पष्ट तौर पर सुना? मना करने का विकल्प नहीं है। तो क्या तुम आज्ञाकारी होकर पिटने के लिए सामने आओगे, या हमें अपने लक्ष्यों का चुनाव करना होगा? पर चिंता न करो, हम स्त्रियों के प्रति बहुत दयालु रहते हैं, विशेषकर सुंदरियों के प्रति। एक वरिष्ठ शिष्य घिनौनी हंसी हंसते हुए सीमा, नेहा और अन्य सुंदर स्त्रियों को लोलुप दृष्टि से देखता बोला। एल्डर रंजीत, क्या इस आदान प्रदान में लोगों को मार डालना अनुमत है? राघव ने पूछा। नहीं। एल्डर रंजीत की ठंडी आवाज एक बार फिर गूंजी। अगर कोई गलती से किसी को मार दे तो क्या होगा? राघव ने पूछना जारी रखा। कारण मायने नहीं रखता। उस व्यक्ति को एक्सुएंशन दाओ सेक्ट से निष्कासित कर दिया जाएगा। अगर कोई गंभीर रूप से घायल कर दे या किसी को अशक्त बना दे, तब क्या होगा? जब तक सामने वाला मरा न हो तब तक कोई समस्या नहीं। शिष्य समझ गया। राघव ने सिर हिलाया। राघव का चेहरा शांत था, पर जो लोग उसे जानते थे वे समझ गए कि वो गुस्से में है। लगता था आज कुछ लोगों की किस्मत खराब होने वाली है। डरपोक लोग, चिंता मत करो, तुम्हारी छोटी जाने कोई नहीं लेगा। तुम्हारे वरिष्ठ शिष्य भाइयों को तुम्हें सिखाना है कि कैसे व्यवहार करना चाहिए और सम्मान क्या होता है। यह तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी है, ताकि जब तुम संप्रदाय में प्रवेश करो तो बार बार सिर न फोड़ना पड़े। इसलिए तुम्हें हमें धन्यवाद कहना चाहिए। एक वरिष्ठ शिष्य ने हंसते हुए कहा। उन्हें ऐसे देख रहा था मानो वे काटने के लिए छोड़े गए मेमने हों। परंतु जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि जहां कुछ शिष्य असहजता और भय से उन्हें देख रहे थे, जैसा उन्होंने सोचा था, वहीं अधिकांश उन्हें मूर्ख की तरह देख रहे थे। इससे वे भड़क गए। आदिल ने बगल में खड़े एक व्यक्ति की ओर नजर डाली। वह तुरंत आगे बढ़ा और राघव की ओर इशारा करते हुए व्यंग्य से बोला, कौन हिम्मत करता है सामने आकर लड़ने की? उसने अपनी प्रचंड आभा प्रकट की, लेकिन उसका साधना स्तर दबाकर सी एक्सपांशन के चरम पर रखा गया। जैसे ही उसने आभा छोड़ी, आकाश नौका कांप उठी और उसकी आंतरिक जगह अचानक फैलने लगी। एक विशाल युद्ध मंच प्रकट हुआ। वो व्यक्ति मंच पर उड़कर पहुंचा और ठंडी नजरों से राघव और अन्य लोगों को घूरता हुआ खड़ा रहा। राघव, मुझे जाने दो। सिद्धार्थ बुरी तरह क्रोधित था और लड़ने के लिए उतारू।
नहीं, लोगों को मारना मना है। वो तुम्हारे एक वार से पहले ही मर जाएगा। राघव ने सिर हिलाकर मना किया। मुझे जाने दो, लक्ष्मण ने कहा। नहीं, तुम्हारा स्वॉर्ड दांव अभी अभी बना है। इसे प्रयोग करते समय तुम्हें केवल मृत्यु देने वाले वार ही करने चाहिए। यदि इसमें हत्या की भावना न हो तो यह तुम्हारे दांव हृदय को अंधा कर देगा। राघव ने फिर से मना किया। इस समय वाजिद द्वारा लक्ष्मण के स्वर्गीय दांव चिन्ह मिटाए जा चुके थे। उसका पूरा ध्यान तलवार दांव को समझने पर था। इमेमोरियल ऑल्टर लैम्प की सहायता से उसने अपनी व्यक्तिगत तलवार दांव की भ्रूण आकृति बना ली थी। ऐसी स्थिति में वह अकारण वार नहीं कर सकता था। जरा सी भी नकारात्मक छाप उस पर भारी बोझ बन सकती थी। सभी ने सुना कि राघव ने सिद्धार्थ और लक्ष्मण दोनों को रोक दिया। यह सुनकर युद्ध मंच पर खड़ा वरिष्ठ शिष्य और भड़क गया। यह तो खुला अपमान था। हरामी, यहां ऊपर आ, वह चीखा। लगता है मैं ही उपयुक्त हूं। मनोज मुस्कुराया। उसने अपना चमचमाता गंजा सिर मलते हुए आगे कदम बढ़ाए। ठीक है, सावधान रहो। सुरक्षा सबसे पहले, राघव ने सिर हिलाया। सुरक्षा सबसे पहले? आज मैं तुम्हारे इस गंजे सिर को चकनाचूर कर दूंगा, वरिष्ठ शिष्य चिल्लाया। वह अचानक आगे लपका और मनोज पर मुट्ठी का प्रहार कर डाला। उसके प्रहार से प्रचंड वायुक्ति उठी। बंद आकाश नौका के भीतर से गर्जन जैसी ध्वनि आने लगी, जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो गए। नए नए एक्सपेंशन दाओ सेक्ट में दाखिल हुए शिष्यों के चेहरे फक पड़ गए। इतनी शक्ति का सामना करने की क्षमता उनमें नहीं थी। भले ही सामने वाले का साधना स्तर सी एक्सपांशन पर दबा हो, स्तर की तुलना ही नहीं थी। परंतु उन्हें और अधिक स्तब्ध करने वाली बात यह थी कि यह प्रबल मुट्ठी अचानक एक विशाल हाथ द्वारा रोक ली गई, और वो हाथ था मनोज का। मूर्ख, तुमने तो यह भी नहीं समझा कि बॉस क्या कह रहे थे। सुरक्षा सबसे पहले का मतलब है यह सुनिश्चित करना कि कहीं मैं गलती से तुम्हें मार न डालूं। यह कहते ही मनोज का हाथ फूल सा तन गया और उसमें से विस्फोटक शक्ति निकली। सबके आश्चर्यचकित नेत्रों के सामने वो वरिष्ठ शिष्य अपनी पूरी शक्ति झोंकने के बावजूद प्रतिरोध करने में असमर्थ रहा। उसे जमीन पर पटक दिया गया और हड्डियों के टूटने की भयानक आवाज ने सबको सिहरने पर मजबूर कर दिया। जब मनोज ने उसे फिर उठाया तो सबने देखा कि वो वरिष्ठ शिष्य मांस का लोथरा बन गया था। उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी थी और वो बेसुध पड़ा था। ड्रैगन ब्लड लीजन को छोड़कर वहां मौजूद बाकी सभी लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। मांस का एक लोथरा उड़कर एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के वरिष्ठ शिष्यों की ओर जा गिरा। क्या अब भी कोई है जो नए आने वालों का घमंड दबाना चाहता है? तो आओ, चुनौती दी मनोज ने। उसका चमकता हुआ गंजा सिर और उग्र भाव भंगिमा उसे किसी विशाल राक्षस जैसा दिखा रहे थे। ऊपर से उसने एक ही वार में वरिष्ठ शिष्य को हरा दिया था। उसकी ये कमजोर करने वाली प्रभावशीलता अत्यंत डरावनी थी। घमंडी कमीने, अब तेरा काम मैं तमाम करता हूं। एक अन्य वरिष्ठ शिष्य मंच पर कूदा और तुरंत अपने रून चलाकर जादुई कला का प्रयोग किया। पिछले व्यक्ति से सीख लेने के कारण उसने शुरुआत से ही अपनी सर्वश्रेष्ठ कला का प्रयोग किया। यद्यपि उसका स्तर जबरन दबाया गया था और वह सी एक्सपांशन शिष्यों के समकक्ष था, पर वास्तव में वो सी एक्सपांशन की चरम अवस्था पर था। साथ ही एक फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ होने के कारण उसकी जादुई कलाओं में दक्षता असली सी एक्सपांशन शिष्यों से कहीं गहरी थी। केवल एक हाथ हिलाने पर उसकी कला निकल गई। उसका समय अत्यंत अल्प था, जिससे उसे रोकने का कोई अवकाश नहीं मिला। यही उनका वास्तविक लाभ था, भले ही उनके स्तर दबा दिए गए हों। उनकी दक्षता इतनी गहरी थी कि वे सदैव नए शिष्यों को दबा लेते थे। शक्ति केवल साधना स्तर से नहीं आकी जाती थी। यही कारण था कि अक्सर नए शिष्य पुराने वरिष्ठों द्वारा दबाए जाते थे। वरिष्ठ शिष्य के पास अतिरिक्त 10 वर्ष का अनुभव था। यही अंतर अत्यंत भारी था। विशेष रूप से यह वरिष्ठ शिष्य दल में औसत से ऊपर गिना जाता था। उसने देख लिया कि मनोज पूरी तरह बल प्रयोगी योद्धा है, इसलिए उसने सीधे टक्कर लेने के बजाय अपनी कला से उसे रोका। धम! मनोज की मूठेन रूने काभा से बने हुए विशाल मुट्ठी चित्र पर पड़ी और उसे चकनाचूर कर डाला। क्या? सब वरिष्ठ शिष्य चौंक उठे।
लेकिन यह देखकर कि अचानक मनोज से प्रबल मात्रा में रक्त शक्ति का दबाव निकलने लगा, वे सबके चेहरे बदल गए। स्पिरिट ब्लड। हाँ, मनोज ने अपनी स्पिरिट ब्लड की शक्ति सक्रिय कर दी थी। उसने पहले ही 10,000 स्पिरिट ब्लड को परिष्कृत कर अपने कोर रून कर लिए थे। उसकी स्पिरिट ब्लड की विशेषता उसके शारीरिक बल को प्रचंड बनाती थी, और यही था 10,000 स्पिरिट ब्लड का सबसे भयावह पक्ष। जिन लोगों के पास मूल रूप से कोई स्पिरिट ब्लड नहीं था, वे इससे अपने भीतर की छिपी हुई संभावनाएं निकाल सकते थे, और जिस गुण में वे सर्वाधिक प्रवीण हों, उसी में अपने मुख्य कोर रून सकते थे। उदाहरण के लिए, कोई शिष्य एक साथ 2 या 3 गुणों में सक्षम हो सकता था, लेकिन वह असंतुलन उनकी शक्ति को निष्प्रभावी कर देता। मगर 10,000 स्पिरिट ब्लड से उन्हें शक्ति बढ़ती और वे किसी एक गुण का चयन कर उस पर केंद्रित हो सकते थे। इस प्रकार जब उनके मुख्य रून जाते तो सारी प्रतिभा उसी एक दिशा में केंद्रित हो जाती और व्यापक शक्ति उत्पन्न होती। यही इसकी आकाश को चुनौती देने वाली ताकत थी। इमेमोरियल पाथ में रहते हुए लॉर्ड हेवने ने राघव को 1000 से अधिक बूंदें 10,000 स्पिरिट ब्लड की दी थी। उनमें से कुछ उसने ड्रैगन ब्लड लीजन पर प्रयोग की, कुछ अपने पास रखी और 500 से अधिक की मात्रा देविका को भेज दी। सिर्फ यही नहीं, रैंक 4 हेवनली दाव फ्रूट्स को छोड़कर शेष सभी उसने देविका को भेज दिए, यानी कि उसे हजारों हेवनली दाव फ्रूट्स सौंपे। इन 2 प्रमुख वस्तुओं के अतिरिक्त जो कुछ भी राघव के पास अधिक में था, उसने सब उसे सौंप दिया। वो अपनी इस सहयोगी को पूरी तरह से सुसज्जित करना चाहता था, ताकि उसके पास एक शक्तिशाली सहारा हो। राघव के दृष्टिकोण में व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता था, केवल शत्रु और सहयोगी होते थे। भले ही मूल दैत्य जाति को संसार ने अक्षम्य दुष्ट कह रखा हो, जब तक वे ईमानदारी से उसका सहयोग करते उसे परवाह नहीं थी, क्यों न शैतान से ही समझौता करना पड़े। पर सच कहें तो राघव को वे दुष्ट नहीं लगे। इमेमोरियल पाथ में उसने वे चित्र देखे थे जहां मानव जाति मूल दैत्य जाति को नमन कर रही थी। साथ ही ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने भी जब सुना कि पूरे संसार द्वारा मूल दैत्य जाति का शिकार किया जा रहा है, तो क्रोधपूर्वक गालियां दी थी। इसका अर्थ था कि सार्वजनिक रूप से जो बताया गया वो किसी न किसी रूप में त्रुटिपूर्ण था। किंतु इन सबसे ऊपर राघव का विश्वास देविका पर था, और जब वो उस पर विश्वास करता था तो पूर्ण विश्वास करता था। उसने लगभग सब कुछ उसके हवाले कर दिया। वह भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसके विचार कहते थे कि वे अभी खुले में साथ नहीं रह सकते। इसलिए उसने देविका को अनगिनत कार्य सौंप दिए, ताकि वो व्यस्त रहे और पूरे दिन दुख में ना डूबी रहे। इस समय राघव के पास केवल थोड़े से रैंक 4 हेवनली दाव फ्रूट्स शेष थे, लेकिन ड्रैगन ब्लड लीजन के स्क्वाड लीडर्स तक सभी रैंक 4 सेलेस्टियल्स बन चुके थे। बाकी योद्धाओं के लिए रैंक 4 हेवनली दाव फ्रूट्स पर्याप्त नहीं थे, इसलिए फिलहाल उन्हें रैंक 3 पर रहने दिया। लेकिन मनोज केवल रैंक 4 सेलेस्टियल ही नहीं था, बल्कि वो शुद्धतम स्पिरिट ब्लड का स्वामी भी था। जब उसने उसे सक्रिय किया तो उसकी शक्ति अप्रतिम भयानकता के साथ प्रकट हुई। वरिष्ठ शिष्य का चेहरा बदल गया जब उसने देखा कि उसकी जादुई कला एक ही वार में तोड़ दी गई। वो अन्य कला बदलने ही वाला था कि अचानक उसे नजर आई मनोज की चमकदार खोपड़ी, जो बेहद नजदीक आ रही थी और मानो और भी दमक रही थी। धड़ाम! मनोज का सिर सीधे उस वरिष्ठ शिष्य की नाक पर जा टकराया। हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी। वरिष्ठ शिष्य का चेहरा जैसे किसी हथौड़े से पिट गया हो। वो धंसा और दयनीय चीख में उड़कर पीछे जा गिरा। राघव निरुत्तर रह गया। ये ड्रैगन ब्लड लीजन आखिर कब से इस ढंग से लड़ने लगे? बॉस, मेरा ये दाव कैसा लगा? मनोज जोर से हंसा। सचमुच उसके वार ने बिल्कुल साफ चोट मारी थी। पहले अपनी खोपड़ी से नाक का बलगम पोंछो, फिर मुझसे बात करो। राघव ने उसकी पर हालत देखी तो हंसी और झुंझलाहट में मिल गया। अरे, मैं तो भूल ही गया। अब जाकर मनोज को होश आया। उसने अपना सिर रगड़ा और चिपचिपा महसूस किया। जब देखा कि उसके हाथ पर खून और बलगम चिपका है तो उसे स्वयं ही घृणा की लहर उठी। अब लड़ने का मूड ही नहीं रहा। मनोज तुरंत मन से कूद पड़ा और भागकर धोने चला गया। वह कोई रोग भयग्रस्त तो नहीं था, पर यह वाकई बेहद गंदा था। अब अर्जुन ने मनोज की ओर इशारा किया और उसे क्या नहीं करना चाहिए
का उदाहरण बताया। देखा, अगर कोई बिना कौशल के नाटक करने की कोशिश करता है तो यही हाल होता है। अगर तुम्हें नाटक करना है तो स्थिति देखो, सामने वाले देखो, समय देखो, मौसम देखो, रोशनी देखो, कोण देखो, आकार देखो, उत्साह देखो, वगैरह वगैरह। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स होने के नाते हमारा हर एक कार्य हमारे बॉस की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। हमारा नारा है, बिना विश्वास के कभी नाटक मत करना और बिना कला के कभी नाटक मत करना। सीमा और नेहा ने शर्मिंदगी में अपने चेहरे फेर लिए। वे अर्जुन की बातें सुनना नहीं चाह रही थी क्योंकि उसके शब्द बहुत ही अशिष्ट और भद्दे थे। बेशक राघव के साथ रहने वाले पुरुषों में से कोई भी विशेष रूप से परिष्कृत और संस्कारी नहीं थे। वे हमेशा बेपरवाह, मजाकिया और निर्भीक रहते और अक्सर इसी तरह की कठोर बातें बोलते रहते। अब तक सब इसके आदी भी हो चुके थे। अर्जुन ने आगे समझाना जारी रखा, अगर नाटक करना ही है तो बॉस से सीखो। मैंने 20 साल तक बॉस के नाटक का अध्ययन किया, लेकिन अब तक बस उनकी नकल कर पाया हूं, कभी उनसे आगे नहीं बढ़ा। ध्यान से सुनो शिष्यों, हमारा बॉस नाटक विज्ञान का आचार्य है। तुम अन्य समय पर नाटक कर सकते हो, लेकिन बॉस के सामने मत करना। बॉस का एक ही सिद्धांत है, नाटकबाजों की पिटाई अनिवार्य है, तरीका चाहे जो हो। अगर पिटना नहीं चाहते तो शांति से रहो। राघव कुछ नहीं बोला, उसने बस तिरछी नजर से अर्जुन को देखा। दिन प्रतिदिन अर्जुन की बकवास करने की क्षमता बढ़ती जा रही थी। अब तो उसने खुद उसे ही छेड़ने की हिम्मत कर ली थी। सोचने की बात यह थी कि अर्जुन की उम्र अभी 21 ही साल थी, तो फिर वह 20 साल कैसे उसका अनुसरण कर रहा? क्या जब से उसने बोलना शुरू किया तभी से वो उसके साथ था और अध्ययन करता रहा? हालांकि इस प्रकार अपने नाम का उपयोग होते देख वह जरा असहज हुआ, लेकिन राघव को यह भी महसूस हुआ कि इस तरह का बेपरवाह, मजाकिया माहौल उन्हें और भी निकटता से जोड़ता है। अर्जुन की ऊटपटांग बातें सुनकर वरिष्ठ शिष्यों के चेहरे बिगड़ने लगे। उनमें से एक तुरंत युद्ध मंच पर कूद पड़ा। उसने गुस्से से राघव को घूरा, लेकिन लंबे समय तक झिझकने के बाद अचानक उसने एक साधारण ड्रैगन ब्लड वॉरियर की ओर उंगली उठाई। तुम यहां आओ। असल में उसने पहले सोचा था कि वो अर्जुन को चुनौती देगा, क्योंकि उसकी आभा अत्यंत कमजोर लग रही थी, लेकिन अंतिम क्षण में उसने फैसला बदल दिया। ऐसी विचित्रता का कोई न कोई कारण जरूर होगा। अगर अर्जुन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो भी मनोज को उपहास का उदाहरण बनाकर, तो यह संभव था कि उसकी वास्तविक शक्ति कम से कम मनोज के स्तर की हो। इसलिए उसने किसी और को चुना। वह ड्रैगन ब्लड वॉरियर मंच पर चढ़ा। वरिष्ठ शिष्य ने तुरंत अपनी जादुई कला छोड़ दी। एक रून से बनी दीवार उसके प्रतिद्वंदी की ओर गिरी। उस ड्रैगन ब्लड वॉरियर ने तुरंत अपना रक्तबल छोड़ते हुए एक ही घूंसे में उस रून दीवार को तोड़ डाला और फिर अपने प्रतिद्वंदी के बाल पकड़कर उसका सिर घुटने से दे मारा। उसने लगातार 3 बार सिर पटका। बेचारा वरिष्ठ शिष्य ऐसा महसूस कर रहा था मानो उसका दिमाग घूम रहा हो। कानों में गूंज रही थी। डगमगाता हुआ वो जमीन पर गिर पड़ा। क्या यह भी स्पिरिट ब्लड से युक्त है, और वह भी 3य श्रेणी का सेलेस्टियल? सभी वरिष्ठ शिष्य चौंक गए। मनोज से अलग यह ड्रैगन ब्लड वॉरियर इतना मजबूत नहीं था, लेकिन प्रतिद्वंदी को तुरंत हराने के लिए उसने शुरुआत से ही अपने स्वर्गीय दाओ चिन्ह और स्पिरिट ब्लड की शक्ति का प्रयोग किया था। मैं नहीं मानता कि तुम सबके पास स्पिरिट ब्लड है, एक और वरिष्ठ शिष्य युद्ध मंच पर चढ़ाया। 3य श्रेणी के सेलेस्टियल का 2य श्रेणी के सेलेस्टियल पर स्वाभाविक दाऊदमन होता था, लेकिन वह केवल समान स्तर की लड़ाई में स्पष्ट था। चूंकि वे लोग फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ थे, इसलिए उनके लिए वो दमन अधिक मायने नहीं रखता था। असली भय केवल स्पिरिट ब्लड की शक्ति का था। छोटे दोस्त, तुम काफी चालाक हो। तुमने पल भर में हमारी कमजोरी पहचान ली। हाँ, हमारे बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास स्पिरिट ब्लड नहीं है। सच कहूं तो उनके पास हेवनली दाव की ऊर्जा तक नहीं है। अगर तुम्हारा भाग्य अच्छा हुआ तो तुम उन्हें चुन भी सकते हो। अर्जुन हंसते हुए बोला। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स भी ठहाका मारकर हंसे। ड्रैगन ब्लड लीजन में जो सेलेस्टियल नहीं थे, वे थे राघव, लक्ष्मण और सिद्धार्थ।
सोचकर कि अगर वरिष्ठ शिष्य इनसे भिड़ गए तो कैसा अंजाम होगा। सभी रोमांचित थे, लेकिन वो वरिष्ठ शिष्य इतना भाग्यशाली नहीं निकला। उसने एक दस्ते के नेता को चुना और कुछ ही पलों में वो खुद धरती पर पड़ा था। वरिष्ठ शिष्यों के चेहरे और भी बिगड़ते जा रहे थे। अब तक 4 लोग गए थे और चारों की बुरी तरह पिटाई हो चुकी थी, बिना जरा भी प्रतिरोध के। तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। दस्तानेता ने एक को हराने के बाद फिर किसी को ललकारा। मैं इनकार करता हूं। तुम्हारे स्पिरिट ब्लड से असीम शक्ति निकलती है और मुझे अपना साधना स्तर दबाना पड़ता है। यह अनुचित है, वरिष्ठ शिष्य ने कहा। जैसे ही उसने यह कहा, वो वरिष्ठ शिष्य धप से गायब हो गया। ये क्या हुआ? सब अचानक हुए इस परिवर्तन को देखकर चौंक गए। किसी ने नहीं देखा कि वह शिष्य किस तरह गायब हो गया। यहां तक कि राघव का भी सतर्क भाव उभर आया, क्योंकि यह परिवर्तन बहुत ही अचानक था। हे भगवान, वो बाहर फेंक दिया गया, किसी ने चिल्लाकर कहा। बाहर उड़ते जहाज से देखने पर उन्होंने देखा कि एक आकृति तीव्र गति से सिकुड़ती और ओझल हो रही थी। वो पल भर का ही दृश्य था, मगर उन्होंने साफ साफ देखा कि उस वरिष्ठ शिष्य के चेहरे पर निराशा और भय झलक रहा था। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरे सामने यदि कोई ये कहे कि कुछ अन्यायपूर्ण है, तो तैयार रहना कि उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। क्या तुम लोगों ने मेरी बात को कान के पास से निकलती हवा समझ लिया था? ठीक उसी समय ठंडे भाव वाला एल्डर रंजीत सबके सामने प्रकट हुआ। सबको उस शिष्य के लिए दया आ रही थी। केवल इतना कहने पर कि यह अन्याय है, उसे बाहर फेंक दिया गया। ईस्टर्न वेस्टलैंड इतना विशाल था, कोई नहीं जानता कि वह दोबारा रास्ता खोज पाएगा या नहीं। उसे भाग्यवान मानना चाहिए। यह स्थान अब भी ईस्टर्न वेस्टलैंड के ऊपर है। उस साधना स्तर के साथ उसके पास जीवित रहकर किसी साधना नगर को खोजने और वापस एक्सपेंशन दाओ सेक्ट लौटने का अवसर है। जरा भी आगे जाकर हम मार्शल हेवन सी के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते, तब वह मर ही जाता। मुझे परवाह नहीं कि तुम नए शिष्य हो या पुराने, ध्यान रखो, नियम ही नियम है। जब तक उन्हें तोड़ने की शक्ति न हो, तब तक शिष्टता से रहना होगा। एल्डर रंजीत ने ठंडी आवाज में कहा। यह पहला अवसर था जब राघव को महसूस हुआ कि एल्डर रंजीत इतना नापसंद नहीं है। हालांकि उसका हदधर्मी रवैया खलता था, लेकिन इस घटना के बाद राघव ने समझा कि यह व्यक्ति बस एक जिद्दी बूढ़ा है, जो नियमों से रत्ती भर भी इधर उधर नहीं होता। ऐसा व्यक्ति पसंद भले न हो, मगर नफरत भी नहीं जगा पाता। अब जबकि उसने उसके स्वभाव को समझ लिया, तो भविष्य में व्यवहार आसान रहेगा। क्या तुम लोगों ने सुन लिया? एल्डर रंजीत ने स्वयं कहा कि जब तक हम नियम नहीं तोड़ते, सब कुछ मान्य है। जो चाहे जाकर उन्हें चुनौती दे सकता है। इस अवसर को गवाओ मत। वरिष्ठ शिष्यों को हराने का मौका हर समय नहीं मिलता, और जब तुम उन्हें हराओगे तो वे अपनी असली शक्ति भी नहीं दिखा पाएंगे। उन्हें केवल सी एक्सपांशन स्तर तक सीमित रहना होगा। चाहे खुद को तराशने के लिए हो या सेंट्रल प्लेन्स के विशेषज्ञों की ताकत को परखने के लिए, यह बेहतरीन अवसर है। भाइयों, किस बात का इंतजार है? राघव ने कहा। उसकी इन बातों ने वरिष्ठ शिष्यों का खून खौला दिया। क्यों उनके समय ऐसा नहीं हुआ? जब वे सेंट्रल प्लेन्स आए थे, उन्हें तो बुरी तरह अपमानित और पीटा गया था। अब जबकि वे प्रतिशोध लेने और नए बच्चों को सबक सिखाने का अवसर पाए थे, परिस्थिति उलट गई और वे खुद पिटाई का शिकार बन रहे थे। तभी ड्रैगन ब्लड लीजन का एक योद्धा सीधा मंच पर कूद पड़ा और एक वरिष्ठ शिष्य की ओर उंगली उठाकर उसे खुली चुनौती दी। एल्डर रंजीत वहां मौजूद था, इसलिए उस शिष्य ने हिचक नहीं दिखाई। वह भी तुरंत मंच पर चढ़ा और दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। लेकिन हर किसी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन ब्लड वॉरियर ने अपनी स्पिरिट ब्लड का प्रयोग ही नहीं किया। वो बिना सक्रिय किए ही लड़ रहा था। तुम अपनी स्पिरिट ब्लड क्यों नहीं चला रहे? क्या तुम मुझे तुच्छ समझ रहे हो? वरिष्ठ शिष्य गरजा। उसे लगा मानो उसका अपमान हो रहा हो। वो हारना पसंद करता, लेकिन यह अपमान नहीं सह सकता था। क्योंकि तुम अपनी पूर्ण शक्ति नहीं चला सकते, इसलिए मैं भी रोक रहा हूं। और वैसे भी मैं रैंक 3 सेलेस्टियल हूं, जबकि तुम केवल रैंक 2। मेरे पास पहले ही लाभ है। अगर मैंने स्पिरिट ब्लड का प्रयोग किया तो यह अन्याय होगा।
मुझे देखना है कि वास्तव में सेंट्रल प्लेन्स के विशेषज्ञ कितने ताकतवर हैं। हार भी गया तो स्पिरिट ब्लड नहीं चलाऊंगा। उस ड्रैगन ब्लड वॉरियर की आवाज में दृढ़ता थी। रून आकाश में भर गए, उसकी मुट्ठियां नृत्य कर रही थी। स्पिरिट ब्लड को छोड़कर वो किसी भी तरह पीछे नहीं हट रहा था। एल्डर रंजीत की अभिव्यक्ति अब भी ठंडी थी, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी प्रशंसा झलक गई। ऐसा साहसी शिष्य देखना दुर्लभ था। ये सुनकर वे लोग जिन्होंने पहले लड़ाई लड़ी थी पछतावा महसूस करने लगे। उन्हें दिखावा करके बस थोड़ी संतुष्टि मिली थी। असली लाभ तो यही था कि वे जान पाते कि सेंट्रल प्लेन्स के विशेषज्ञ कितने मजबूत हैं। अरे, मुझे क्या देख रहे हो सब? शो करते समय तो कितने खुश थे तुम लोग, अब सारी जवाबदेही मुझ पर डालना चाहते हो। अर्जुन उन चंद लोगों पर भड़क कर बोला जो उसे घूर रहे थे। वे लोग चुप हो गए और बस युद्ध देखने लगे। वह ड्रैगन ब्लड वॉरियर सी एक्सपांशन के 5वें हेवन स्टेज पर था और उसके चारों ओर 3 रंगी रूम घूम रहे थे। जहां तक वरिष्ठ शिष्य की बात थी, वह दबाव में होने के बावजूद सी एक्सपांशन की चरम सीमा तक पहुंचा हुआ था। उसकी हर हथेली से रून की धाराएं निकल रही थी। उसकी तकनीकें बेहद परिष्कृत थी। यह नियंत्रण और कौशल केवल एक फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ में ही हो सकता था। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स के चेहरे गंभीर होते गए, क्योंकि धीरे धीरे सत्य सामने आया। अब वे वास्तव में पिछड़ने लगे थे। वरिष्ठ शिष्यों की असली शक्ति अब प्रदर्शित हो रही थी। हालांकि उनकी साधना शक्ति दबाई गई थी, लेकिन उनकी जादुई कलाओं का कौशल बेजोड़ था। वे लगातार इतने तीव्र आक्रमण कर रहे थे कि उनके हमलों के बीच कोई खाली जगह ही नहीं बचती थी। ड्रैगन ब्लड वॉरियर और एक वरिष्ठ शिष्य के बीच सैकड़ों प्रहारों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन वह प्रतिकूल स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहा था। अचानक उसने चेतावनी दी, सावधान। उसके हाथ में अचानक एक युद्ध तलवार प्रकट हुई। उसके साथ ही प्रचंड आभा और उग्र हत्या की इच्छा उठी, जिससे सबके शरीर ठंडे पड़ गए। उसकी तलवार लगातार 3 बार चली, हर बार प्रतिद्वंदी के हमले को चकनाचूर करती हुई। तीसरी बार उसने रूंढाल को तोड़ डाला और तलवार प्रतिद्वंदी के सिर से केवल 1 इंच की दूरी पर थम गई। वरिष्ठ शिष्य के माथे से खून की एक बूंद टपकी। वो हल्की सी आवाज सुनकर सभी वरिष्ठ शिष्यों के दिल कांप उठे। जैसे ही ड्रैगन ब्लड वॉरियर ने तलवार निकाली थी, वो मानो खून का प्यासा दानव बन गया हो। उसकी असीम हत्या की इच्छा ने सबको हिला दिया। वरिष्ठ शिष्य भयभीत हो गया और तुरंत हार गया। यह देखकर राघव सिर हिलाए बिना न रह सका। ये लोग शक्ति तो रखते थे, लेकिन वास्तविक क्षमता और इच्छा शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाते थे। कोई संदेह नहीं कि सेंट्रल प्लेन्स के विशेषज्ञ शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी मानसिक दृढ़ता ड्रैगन ब्लड वॉरियर से कहीं कमजोर थी। तुम हार गए, कितनी उबाऊ बात है। तुम मुझसे नहीं, अपने मन के भय से हारे हो, ड्रैगन ब्लड वॉरियर ने कहा और मंच से उतरकर अपनी जगह लौट गया। वरिष्ठ शिष्य काफी देर तक मंच पर खड़ा रहा। उसकी समझ में आया कि यह उसकी मानसिक कमजोरी थी। जब प्रतिद्वंदी ने हत्या की इच्छा प्रकट की थी, तो उसे मौत का आभास हुआ और उसकी पहली सोच थी भाग जाना। फिर उसने सोचा प्रतिद्वंदी हिम्मत नहीं करेगा उसे मारने की, लेकिन भीतर की एक आवाज कह रही थी, अगर सच में उसने मुझे मार ही दिया तो। उसका दिमाग उलझ गया था। उसे गहन शर्म महसूस हुई। वह अब न साधक जैसा लग रहा था, न ही पुरुष जैसा। एल्डर रंजीत बिना कुछ कहे वहां खड़ा रहा, मानो पत्थर की मूर्ति हो। वरिष्ठ शिष्य की हार के बाद ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स ने चुनौती देना शुरू कर दिया। उनमें से कई तो कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, इसलिए पूरी शक्ति से आक्रमण करो। लेकिन हर बार जैसे ही ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स ने हत्या की इच्छा प्रकट की, वरिष्ठ शिष्य पूरी तरह दहशत में आ जाते। वे अपनी वास्तविक क्षमता का 80% भी प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। लगातार 10 से अधिक बार वरिष्ठ शिष्य हार गए। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स का उत्साह अब कम होने लगा। उन्हें लगने लगा कि ऐसी लड़ाइयों का कोई अर्थ नहीं। राघव पहले ही उन्हें समझा चुका था कि निरर्थक लड़ाइयां मत लड़ना। वे यहां सेंट्रल प्लेन्स के विशेषज्ञों की शक्ति जांचने आए थे, लेकिन अब वरिष्ठ शिष्य इतने डरे हुए थे कि लड़ने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे।
उन्होंने सोचा था कि मृत्यु का भय उन्हें भड़काकर उनकी पूरी शक्ति बाहर निकाल देगा, लेकिन इसके विपरीत ये तो मानो पानी की बाल्टी से आग बुझाने जैसा हो गया। अब लड़ाई का कोई उद्देश्य नहीं रह गया था। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स का अब लड़ने का मन नहीं रहा। अन्य विशेषज्ञ लड़ना तो चाहते थे, लेकिन वे भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाए। अगर हारने की हिम्मत भी नहीं है तो जीतने की योग्यता कैसे होगी? एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर ने ताना मारा। उसकी चुनौती ने अंततः संतुलन तोड़ दिया। तुरंत एक शिष्य आगे आया और द्वंद्व किया। क्षण भर में ही वो हारा जरूर, लेकिन अब ये सिर्फ हार थी, अपमान नहीं। पहले अक्सर नए शिष्यों को वरिष्ठ पीढ़ी द्वारा दबाया जाता था ताकि उनका अहंकार टूटे और सेंट्रल प्लेन्स पहुंचने पर वे अनुशासनहीन न हो। परंतु ये पीढ़ी अलग थी। ये वरिष्ठ शिष्य अब हद से आगे जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वे ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स को भड़काने से डर रहे थे। साधारण शिष्य वरिष्ठ शिष्यों का सामना नहीं कर सकते थे और ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स वरिष्ठ शिष्यों पर समय बर्बाद करना नहीं चाहते थे। वातावरण कुछ अजीब सा हो गया। इसी बीच अचानक आदिल, जो अब तक चुप था, मंच पर छलांग लगाकर बोला, ए लड़की, क्या तुम बिना अपनी स्पिरिट ब्लड सक्रिय किए मुझसे लड़ने की हिम्मत रखती हो? उसने सीधे सीमा को ललकारा। मौत को बुला रहे हो? आदिल की हरकत से ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स तुरंत भड़क गए। सीमा हमेशा शांत रहती थी और यथासंभव लड़ाइयों से दूरी बनाए रखती थी। वह तो आकाश से उतरी किसी अप्सरा जैसी थी। साथ ही वो आत्मा मार्ग की साधक थी। इसीलिए आदिल का उसे ललकारना वैसा ही था जैसे किसी लड़की को निर्दयता से फंसाना। निश्चित रूप से उसके पास कोई रक्षा करने वाला आत्मिक उपकरण था और इस छोटे से युद्ध मंच में उसे बहुत बड़ा लाभ मिल रहा था। उसकी नीयत वाकई नीच और कुटिल थी। राघव का चेहरा ठंडा हो गया। आदिल, मुझे नहीं पता कि तुम वास्तव में इतने मूर्ख हो या किसी ने तुम्हें रिश्वत दी है, लेकिन तुमने मुझे क्रोधित करने में सफलता पाई है। चलो, मैं तुम्हें अवसर देता हूं। मैं राघव न तो स्पिरिट ब्लड रखता हूं, नहीं सेलेस्टियल हूं। मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम पूरी शक्ति प्रयोग कर सकते हो। अपना साधना स्तर दबाने की आवश्यकता नहीं है। हम जीवन मरण का युद्ध करेंगे। दूसरों के अपमान और तानों को तो राघव हंसी में उड़ा सकता था, लेकिन वह कभी किसी को अपनी उल्टी शलाका को छूने की अनुमति नहीं देता था। यह सुनकर सभी चौंक पड़े, विशेषकर वरिष्ठ शिष्य। वे भयभीत होकर राघव की ओर देखने लगे। क्या वो पागल हो गया था? वो फाउंडेशन फोर्जिंग स्तर के आदिल को जीवन मरण युद्ध के लिए चुनौती दे रहा था। केवल ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स उत्साहित दिखे। उनकी आंखों में जोश था। हर बार जब उनका बॉस लड़ता था, उनका खून खौल उठता था। आदिल का चेहरा बदल गया। उसी क्षण उसके दिल में मौत का भयानक आभास उठा। ऐसा महसूस हुआ मानो मृत्यु देवता स्वयं उसे घूर रहा हो। ये नियमों के विरुद्ध है। इसकी अनुमति नहीं है। एल्डर रंजीत की बर्फ जैसे ठंडी भावहीन आवाज गूंजी। राघव, मुझे इसे संभालने दो। मैं जानती हूं क्या करना है। सीमा धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो मार्शल स्टेज पर आई, उसकी सफेद वेशभूषा और काले बाल हवा में लहराते हुए। वो बिल्कुल किसी चित्र से बाहर निकलती हुई लग रही थी, अनकहे रूप से गरिमामय और पवित्र। सीमा को स्टेज पर आते देख आदिल का दिल थर्राया। उसके मन में एक बुरा एहसास उठा। उसने पहले ही ईस्टर्न वेस्टलैंड के शिष्यों का पूरी तरह निरीक्षण कर लिया था। सीमा के हेवनली दाव के झरनों में बहुत कम शक्ति थी और वो लगभग हानिरहित लग रही थी। साथ ही वो एक सोल कल्टिवेटर थी। इसलिए आदिल ने उसे ड्रैगन ब्लड लीजन में सबसे कमजोर लक्ष्य समझा। लेकिन जब सीमा स्टेज पर आई, उसके शांत और स्थिर दिखने के बावजूद आदिल के दिल में गहन बेचैनी पैदा हो गई। आदिल, तुम्हें मुझे राघव को भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी आंखों से मैं तुम्हारी लालच देख सकती हूं और तुम्हारा लक्ष्य अनुमान लगा सकती हूं। राघव को इतना उकसाने की तुम्हारी इच्छा स्पष्ट रूप से तुम्हारे स्वार्थ के लिए है। तुम्हारे इरादों में छिपा हुआ एजेंडा है। बस करो। वरिष्ठ शिष्य नए शिष्यों को सिखाते हैं। यह एक्सपेंशन दाव सेट की परंपरा है। तुम इसे बदल नहीं सकते, इसलिए इतने शब्द बर्बाद मत करो। आदिल ने चिल्लाते हुए कहा।
लेकिन किसी भी तेज नजर वाले को पता चल सकता था कि वो अपने घबराहट को छिपाने के लिए डरावना अभिनय कर रहा है। सीमा ने सही अनुमान लगाया था। मैं केवल तुम्हें चेतावनी दे रही थी, अपनी भलाई के कारण। लेकिन अगर तुम कृतज्ञ नहीं बनना चाहते तो छोड़ दो। सावधान रहो, क्योंकि एक अंडरवर्ल्ड सोल मैजिकल आर्मोर तुम्हें ज्यादा सुरक्षा नहीं दे पाएगा। सीमा ने सिर हिलाया। अंडरवर्ल्ड सोल मैजिकल आर्मोर? वरिष्ठ शिष्य चकित हो गए, जबकि ईस्टर्न वेस्टलैंड के शिष्यों को इसका पता नहीं था। यह कवच एक मैजिकल बीस्ट से आता था, जो सामान्य बैल के आकार का होता था। इसका शरीर पैंगोलिन के आकार का था, लेकिन इसके स्केल इतने नाजुक थे कि लगभग पारदर्शी थे। यह एक बेहद दुर्लभ मैजिकल बीस्ट था, जो सोल एनर्जी से हमला कर सकता था। इसके हाइड से सोल आइटम बनाया जा सकता था, जो किसी को आध्यात्मिक हमलों के खिलाफ लगभग अजेय बना देता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसके हर स्केल में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ संग्रहित होती थी, और उन स्केल्स में आश्चर्यजनक अवशोषण शक्ति होती थी। हालांकि अंडरवर्ल्ड सोल मैजिकल बीस्ट्स अत्यंत दुर्लभ और चतुर होते हैं। वे खतरे के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे उनका कवच बेहद कीमती बन जाता है। आदिल का ऐसा दुर्लभ वस्तु रखना वास्तव में आश्चर्यजनक था। और भी आश्चर्यजनक यह था कि सीमा अपने हमले से पहले ही अपने विरोधी के ट्रम्प कार्ड को देख सकती थी। तो क्या हुआ अगर तुम अंडरवर्ल्ड सोल मैजिकल आर्मोर के बारे में जानती हो? तुम मेरे सामने बेबस हो। आदिल चौंक गया, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने चिल्लाते हुए सीमा की ओर दौड़ा। 3 रंग के रून्स उसके चारों ओर समुद्र की तरह बन गए। हाथ के संकेत बनाकर एक विशाल रनिक भाला हवा में उत्पन्न हुआ और उसकी ओर बढ़ा। हरामी ड्रैगन ब्लड योद्धा और भी अधिक क्रोधित हो गए। ये हरामी तुरंत अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा था और इतना भयानक हमला कर रहा था। वह एक सोल कल्टीवेटर के खिलाफ बहुत आगे बढ़ रहा था। अचानक एक गर्जना हुई। एक विशाल क्लॉन नीचे गिरा, रनिक भाला को तोड़ दिया। एक विशाल अर्थ ड्रैगन प्रकट हुआ। उसने मुंह खोला और सोने की आग फेंकी, जो तुरंत आदिल को घेर लिया। तुम एक बीस्ट टेमर हो। आदिल चौंक गया। उसने अर्थ ड्रैगन की आग के खिलाफ जल्दी से अपने चारों ओर रनिक बैरियर बना लिया। वो अभी अभी अर्थ ड्रैगन की आग को रोक पाया था कि एक पक्षी की आवाज गूंजी। एक रेड आई सेक्रेड ब्लड फिनिक्स उसके ऊपर प्रकट हुआ और उसका डिवाइन फेदर उठ गया। इसके फेदर पर रून्स घूमने लगे और अचानक लाल किरण बाहर निकली। आदिल का बैरियर टूट गया और लाल किरण जारी रही। आदिल दहल गया। यह कोई आध्यात्मिक हमला नहीं था और उसके आर्मों का इस पर कोई असर नहीं था। इसने उसकी जान ले लेनी थी। रेड आई सेक्रेड ब्लड फिनिक्स सीमा के नियंत्रण में 8वें रैंक तक पहुंच चुका था, और क्योंकि सीमा इसे निर्देशित कर सकती थी, इसका डिवाइन एबिलिटी अब अकेले हमले की तुलना में कई गुना प्रभावी था। यह बीस्ट टेमर्स का सबसे डरावना पहलू था। मैजिकल बीस्ट डरावना नहीं होता, लेकिन एक बुद्धिमान मैजिकल बीस्ट, विशेषकर जब बीस्ट टेमर के नियंत्रण में हो, तो वह भयावह होता है। हालांकि मैजिकल बीस्ट की बुद्धि कम होती है, उनके डिवाइन एबिलिटीज हेरेडिटरी होते हैं। बीस्ट टेमर के तकनीक और समय के जोड़ से उनकी शक्ति चरम पर पहुंच जाती है। XUN स्केल आर्मोर। इस जीवन और मृत्यु के मोड पर आदिल इतने संशयों में नहीं रह सकता था। उसने अपने फाउंडेशन फोर्जिंग कल्टीवेशन बेस को मुक्त किया और इस हमले को रोकने के लिए एक विशाल रनिक शील्ड बनाया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सी एक्सपांशन कल्टीवेशन बेस का उपयोग करने पर यह रक्षा इतनी जल्दी उत्पन्न नहीं हो पाती। केवल फाउंडेशन फोर्जिंग कल्टीवेशन बेस का उपयोग करके ही उसने इस मैजिकल आर्ट को तुरंत उपयोग में ला सकता था। आश्चर्यजनक रूप से आदिल द्वारा फाउंडेशन फोर्जिंग कल्टीवेशन बेस के साथ बनाए गए रनिक शील्ड पर भी हमला होते ही टूट गया, लेकिन सौभाग्य से लाल किरण भी गायब हो गई। आदिल ने राहत की सांस लेने से पहले ही देखा कि एक विशाल पूंछ ऊपर से आई। यह अर्थ ड्रैगन की पूंछ थी। सीमा के नियंत्रण में समय बिल्कुल सही था। जब आदिल ने इसे महसूस किया, तब तक वह पहले ही आघात झेल चुका था। आदिल ने उन्मत्त होकर खून उगला। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर टूट जाएगा। वो पीछे की ओर उड़ गया।